हाँ, तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इसमें बेसिकली अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम लोग एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। तो इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को सबको सारे सीएफक्यूज के मतलब फिजिक्स के सीएफक्यूज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 64, है ना। क्या कहता है कि रीड द एक्सर्प्ट फ्रॉम ए स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ऑन स्टेज अ सॉफ्ट आयरन बॉक्स सिट्स अटॉप अ हिडन कॉपर कॉइल्ड प्लेटफॉर्म। अच्छा, मतलब एक स्टेज है जिसमें क्या है कि एक कॉपर कॉइल्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसे कॉपर कॉइल्ड से है कुछ, मतलब है ना। उस पे क्या रखा है, सॉफ्ट आयरन रखा है। सॉफ्ट आयरन का ब्लॉक है, टेबल होगी और छुपा होगा टेबल के नीचे, है ना। तो फिर कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है ना, फिर बह सकती है ना। आई समन्ड अ मैन, है ना, हु फैंसीड हिमसेल्फ मॉडर्न डे हरक्यूलस ऑनटू द स्टेज। यानी कि मैंने जो ऑडियंस में से एक बंदे को बुलाया जो कह रहा था मैं आजकल के जो हरक्यूलस था ना, हरक्यूल्स, उसके जैसा ही हूँ, उतना ही ताकतवर हूँ। तो मैंने उसको बुलाया स्टेज पर और कहा कि एंड चैलेंज हिम टू लिफ्ट द आयरन बॉक्स, और मैंने कहा कि आयरन बॉक्स को उठाओ, जो आयरन सॉफ्ट आयरन का ब्लॉक है उसको उठाओ, है ना। तो विद ईज ही लिफ्टेड इट अप, तो उसने पहले तो उठा लिया, है ना, एकदम आराम से। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देन विद अ वेव ऑफ माय मैजिक वैंड, फिर मैंने अपनी जादू की ऐसे छड़ी घुमाई, कुछ कुछ किया, एंड मैंने क्या किया, हिडन स्विच को, एंड उससे मैंने क्या किया, जो हिडन स्विच था एक्टिवेट कर दिया, जिससे ये करंट इसमें फ्लो करने लगा। इससे अगर करंट फ्लो होने लगेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो ये आयरन को अट्रैक्ट करेगा, एंड आयरन फिर उठने में और दिक्कत होगी, है ना। आयरन को कोई उठाने में और दिक्कत होगी, फिर और भारी लगने लगेगा आयरन, है ना। फिर क्या, वो मैंने हिडन स्विच को एक्टिवेट कर दिया। आई सेड आई एम गोइंग टू टेक अवे और स्ट्रेंथ, मैंने हिडन वो क्या स्विच एक्टिवेट करते ही बोल दिया उस सामने बंदे से कि अब मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ तुमसे छीनने वाला हूँ तुरंत। व्हेन आई आस्क्ड हिम टू लिफ्ट द बॉक्स अगेन ही स्ट्रगल्ड अनेबल टू बच इट। फिर उसके बाद मैंने जब दोबारा उससे कहा कि अब उठाओ, मेरे हिडन स्विच एक्टिवेट करने के बाद, मतलब मैंने उससे थोड़ी बोला कि मैंने स्विच एक्टिवेट किया, मैंने तो चुपके से कर दिया, है ना। अब उससे कहा कि उठाओ, तो अब उसको उठाने में दिक्कत हो रही थी, अब उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी उसको ही उठाने में। तो सबसे पहले पूछा क्या, एक्सप्लेन द सीक्रेट बिहाइंड द मैजिक। तो सीक्रेट सिंपली ये है कि अगर हम इसमें करंट खींचेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस कॉइल के अराउंड, कॉपर कॉइल के अराउंड, तो वो सॉफ्ट आयरन को अपनी तरफ खींचेगी एंड ड्यू टू अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, इस वजह से उसको उठाने में दिक्कत होगी, सिंपली, है ना। अब उसके बाद बात आती है, पूछता है इफ यू आर आस्क्ड टू डिजाइन द सेम मैजिक इन योर साइंस लैब। अगर हमको साइंस लैब में सेम मैजिक करने को बोला जाए, गिव द नेसेसरी सर्किट डायग्राम, सिंपली सर्किट डायग्राम हमारा वो हो जाएगा क्या, कि हमारा सॉलिनॉइड वाला केस, है ना, कुछ ऐसे। क्योंकि क्या होता है, इसकी वजह से हम सोलेनोइड में कंडक्टिव प्रॉपर्टी इंड्यूस करा देते हैं, है ना। सॉलिनॉइड में कोई भी इंडक्टिव प्रॉपर्टी इंड्यूस करा देते हैं। जो हमारा सॉफ्ट आयरन है, देन उसको हम एज इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, और उससे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं आयरन फीलिंग्स को, किसी भी चीज को, है ना। तो वो सब होता रहता है, वो भी सही चीज है। उसके अलावा फिर क्या पूछा, गिव एनी वन डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो हम लोग कोई भी आंसर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बेल हो गई, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से चलने वाले कोई भी जो भी मतलब हम आंसर कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक बेल है जैसे, तो वो भी सेम प्रिंसिपल पे ही वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, कि वो अट्रैक्ट करने लगती है। इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है ना, तो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो हमारा तीसरा वाले का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक बेल। और दूसरे वाले के लिए डायग्राम ऐसे ऐसे रफली कुछ बना दिया, बाकी तुम डिटेल में बना लेना, यानी मैंने बहुत रफली बनाया। और फर्स्ट वाले को तो सीक्रेट बता दिया कि कैसे हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65, है ना। तो क्वेश्चन 65 क्या कहता है, उसके लिए पहले कुछ एक सर्किट डायग्राम जैसा बना है ना, बना लेते हैं। 6 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 12 ओम, यहाँ पे है S1, है ना, यहाँ पे है S2,
S3, ठीक है, ये है 24 वोल्ट्स, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक। अब क्या कहता है, विच वन ऑफ द स्विचेस S1, S2 और S3 शुड बी ओपन। अच्छा, इनमें से किसी एक को ओपन कर देना है, तो क्या होगा, सो दैट टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम्स। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 ओम्स आएगा। चलो पहले S1 को ओपन कर देंगे, फिर देखते हैं। अगर S1 को ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये सर्किट मिलेगा, यानी कि 10+2, क्योंकि अगर S1 को ओपन करेंगे तो करंट यहाँ से तो फ्लो करेगा नहीं, करंट यहाँ सिर्फ तो करंट आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इन दोनों में डिवाइड होगा, ऐसे चला जाएगा, सिंपली आ जाएगा। यानी कि करंट इसमें और इसमें गया, ये दोनों किसमें है, आपस में पैरेलल में है ना। तो 10+2 क्या हो जाएगा, 10+2 हो जाएगा 12, और 12 और 4 पैरेलल में है तो मल्टीप्लाई अपॉन सम करेंगे, तो 12 और 4 पैरेलल में है ना, 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 12 इंटू 4 इस क्या होता है, 12 4 जा 48। नहीं यार, हाँ सॉरी, सही है, 12 4 से 48, 12 प्लस 4 इज 16, 48 अपॉन 16 इज 3 ओम। 3 ओम तो नहीं आना चाहिए हम लोग का आंसर, हमको तो 4 ओम चाहिए ना। तो फिर अब क्या करेंगे हम, यानी कि ये वाला तो गलत है कि हम S1 को तो ओपन नहीं कर सकते, S2 को ओपन करके देखते हैं। अगर S2 को ओपन करेंगे तो क्या होगा, कि हमारा क्या बचेगा, 4 ओम और 6 ओम पैरेलल में बचेंगे, है ना, क्योंकि करंट ऐसे गया, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, है ना। ये तो ओपन करते ही वाला सर्किट गायब हो जाएगा, मतलब इसका कोई काम नहीं रहेगा, ऐसे करंट पास ही नहीं कर सकता। तो 4 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलल में, तो 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, तो 6 इंटू 4 इज 24 अपॉन 6 प्लस 4 इज कितना, 10, तो ये आ जाएगा 2.4 ओम्स। नहीं भाई, ये भी नहीं चाहिए। इसका मतलब S3 को ही ओपन करने से आंसर आएगा, तो S3 को ओपन करके देखते हैं। S3 को ओपन करेंगे तो ये और ये पैरेलल में, यानी कि 2 + 10 12 और 12 और 6, है ना। तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, यानी 12 इंटू 6 इज 72 अपॉन 80। तो ये, हाँ, ये आ रहा है 4 ओम सिंपली। तो इस वजह से हम लोग S3 को ओपन करेंगे। ए पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए S3 है हमारा आंसर, ठीक है। फिर बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा है कि द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम के बराबर आना चाहिए। अच्छा, ये आया था इसमें, यानी कि जब हमने S1 को ओपन किया था, यानी इसको ओपन करा था और 12 और 4 आए थे पैरेलल में, तब हमारा आया था 3 ओम के बराबर। यानी कि ये तो चलो हमें पहले ही पता चल गया। बी का S1 होगा 3 ओम का। सी का क्या पूछा है, सी में द टोटल करंट थ्रू 4 ओम्स इज 3/5 ऑफ द टोटल करंट, यानी कि जो 4 ओम वाला रेजिस्टर है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, इससे 3/5 ऑफ द टोटल करंट फ्लो कर रहा है। अब टोटल करंट पहले फाइंड कर लो। टोटल करंट इज आई टोटल। अगर आई टोटल, अगर हम मान लो की बात है, तो हमको किसको ओपन करना है, मान लो की बात है, हमने एक बार S3 को ओपन कर लिया, एक बार S1 को ओपन कर लिया, एक बार देखते हैं S2 को ओपन करके। अगर S2 को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 6 और 4 पैरेलल में, 6 और 4 पैरेलल में आएगा तो 2.4 ओम रेजिस्टेंस था, 2.4 ओम रेजिस्टेंस था, और 24 वोल्ट की बैटरी लगी, तो करंट कितना आ जाएगा, 24 अपॉन 2.4, यानी कि 10 एम्पियर। यानी कि करंट कितना फ्लो करेगा, I इक्वल्स टू 10। अगर हम किसको ओपन करेंगे, S2 को ओपन करने से 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 10 एम्पियर गया, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। इसमें कितना जाएगा, उसमें इसमें यानी कि 4 ओम वाले में, थ्री, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे जो जो हमको करंट फाइंड करना है, I1 मान लेते हैं, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1। तो वो किसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि S2 ओपन कर रहा है, तो अब ये और ये पैरेलल में, यानी कि I1 की वैल्यू विल बी सामने वाला रेजिस्टेंस 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 + 4 10 इनटू कितना करंट एंटर कर रहा है, कितना करंट एंटर कर रहा है, 10, है ना। ये सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू कितना करंट एंटर कर रहा है, n, है ना। सही है, तो ये हो जाएगा, ये आ गया कितना, 6 एम्पियर। तो I1 हमारा, यानी कि 4 ओम से कितना करंट पास कर रहा है, 6 एम्पियर, है ना। तो अब क्या बोला है कि जो 4 ओम से करंट पास करना चाहिए वो होना चाहिए 3/5 ऑफ टोटल करंट, यानी टोटल करंट इसका 3/5 निकालो, इसका 3/5 आ जाएगा, 3/5 इंटू 10, तो आ जाएगा 5 2 जा और 3 2 जा 6 एम्पियर। यानी कि हाँ देखो, ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। इसका मतलब हमको इसमें S2 को ही ओपन करना था, S2 को ओपन करने से ये आंसर हमारा सेट आ रहा है एकदम बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, है ना। क्या कहता है कि इन द गिवन डायग्राम x रिप्रेजेंट्स अ कंडक्टर। एक बार बना लेते हैं डायग्राम, है ना। ये n, ये x,
डायरेक्शन भी कुछ कुछ है ना, ऐसे 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 है ना, और इधर को है एस। ठीक है, बना लिया। अब क्या बोलता है, इन द गिवन डायग्राम x रिप्रेजेंट्स अ कंडक्टर कैरिंग करंट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अच्छा, x रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो करंट है वो अंदर जा रहा है, करंट कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है ना। फिर एंड केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। n and s represent the poles of a magnet and concentric circles of the magnetic field produced by the कंडक्टर। अच्छा, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर, और एन और एस ऐसे रखा है, तो एन की वजह से एस पे ऐसे जाएगा मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक जो पोल बने हैं इनकी वजह से जो मैग्नेट का डायमीटर ये वाला हटा के इनका अलग से देखेंगे एन और एस का, तो इन पे ऐसे जाएगा, एन से लेके एस पे जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड सिंपली, है ना। तो पूछा क्या है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताना है, एक्सप्लेन द कॉज बताना है, एंड नेम द लॉ। देखो सिंपल सी बात है, अब इस पे फोर्स लगा नहीं कि हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करनी है। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। अब ये था क्या, फोर्स यानी कि मोशन ऑफ द कंडक्टर शो करने के लिए मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन। तो अब देखो करंट कहाँ है, करंट है इनसाइड, यानी ये वाला होना चाहिए इनसाइड, है ना, ये चीज आया था इनसाइड। और ये क्या शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एन से एस की तरफ, है ना। तो हमारा थंब शो करेगा कि कहाँ पे फोर्स लगेगा, तो कंडक्टर पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे डाउनवर्ड्स। हमारा ए पार्ट जो पूछा है, ए पार्ट क्या पूछा है कि सेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, तो डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द अबव सेड फोर्स। कॉज है सिंपली वही हमारा कि बिकॉज इट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट क्या करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू एफ इक्वल्स टू आई बी एल, है ना। आई बी एल के हिसाब से फोर्स लगता है और उस डायरेक्शन में लगता है, किस हिसाब से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, वो पूरा लिख देना है ना। नेम द लॉ यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द कंडक्टर। तो लॉ हमने कौन सा यूज किया भाई, ये भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया है ना। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 66 भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 67। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक डायग्राम बना हुआ है ना, उसमें चार पेंडुलम जैसा कुछ लटका हुआ है। हट गया भाई, ऐसे ऐसे सबकी हाइट सेम है, लेंथ सेम है ना। वायर की जो वायर है सबकी लेंथ सेम है। इसमें है क्या, मरकरी, इसमें है इतना पानी, है ना, ये है हॉलीवुड, ये है मरकरी, और इसमें है इतना पानी। ठीक है, आप देखो क्या बोला है, और ये है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये वाटर है इसमें और इसमें भी वाटर है। फिर बोला अरेंज द फॉलोइंग पेंडुलम्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, अब देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, पेंडुलम का। पेंडुलम का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। एल इफेक्टिव, लेंथ ऑफ इफेक्टिव, यानी कि जो लेंथ किसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, कहां से, वो होती है यहां से सपोर्ट जहां से मिल रहा है टू द पॉइंट जहां तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एल इफेक्टिव है वो कहां से चालू होता है, यहां से सपोर्ट जहां से मिल रहा है टू द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर बॉल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। इसका मतलब अब ध्यान से देखो, जो हॉलो बॉल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच, ये तो हमें पहले से ही पता है, एकदम बीचों बीच होगा, है ना, यानी कि सपोर्ट से लेके एकदम हॉलो बॉल के बीचों बीच तक। अब मरकरी इसमें पूरा फील्ड है, अगर मरकरी इसमें पूरा फील्ड है तो ये सॉलिड बॉल है, और सॉलिड बॉल है तो इसमें भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो तो बीच में ही होगा। बीच में क्यों, क्योंकि उसके अराउंड जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो मरकरी से पूरी हर जगह से घिरा हुआ है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम है, इस वजह से इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में। अब उसके बाद किसकी बारी आती है, वाई और डब्ल्यू की। अब ध्यान से देखो, अब जो हमारा डब्ल्यू है वो देखो, अगर डब्ल्यू पूरा भरा होता पानी से, अगर पूरा भरा होता तो उसका बीच में आता, लेकिन डब्ल्यू ऊपर से थोड़ा सा खाली है। अगर डब्ल्यू ऊपर से थोड़ा सा खाली है इसका मतलब हम ऊपर थोड़ा मास डिस्ट्रीब्यूशन कम है, यानी कि नीचे की तरफ थोड़ा मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे खसक जाएगी, नीचे खसक जाएगी, मतलब जो सेंटर है उससे थोड़ा सा नीचे होगा, है ना, उससे थोड़ा सा नीचे
पाई जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें डब्ल्यू की, है ना, जो अगर होलो या सॉलिड का बॉल से कंपेयर करें तो। और वाई में देखो, वाई में तो पानी बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। इसमें अगर इसमें इतना ज्यादा कम है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफी और ज्यादा नीचे पाई जाएगी, मतलब कुछ इस जगह पर, है ना, और ज्यादा नीचे पाई जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पानी है तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी, है ना। तो इसमें होगा क्या कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा नीचे, यानी कि अब अगर हम देखें तो इसकी लेंथ कहां से कहां तक है, इसकी लेंथ है यहां से सपोर्ट से लेके मरकरी की इसके सेंटर तक। इसकी लेंथ कहां से, यहां से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। इसकी लेंथ है इसके यहां से इसके सीओजी यानी सेंटर तक, और इसकी लेंथ है यहां से लेके यहां तक। अब ध्यान से देखो, सबसे बड़ी लेंथ और सबसे छोटी लेंथ, सबसे बड़ी लेंथ आ रही है इसकी, यहां से पानी का मीडियम कुछ यहां तक पे था ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है ना कुछ नीचे की तरफ, तो इसकी सबसे बड़ी लेंथ जो है एल इफेक्टिव है सबसे ज्यादा एल का, यानी कि एल इफेक्टिव का वो लिख लो सीरीज कि एल इफेक्टिव क्या है उसका, उसमें है सबसे ग्रेट है इसमें है वाई, वाई फिर डब्ल्यू, उसके बाद डब्ल्यू क्योंकि इसकी सबसे लंबी लेंथ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक इसकी है, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक डब्ल्यू आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है हम लोग का एक्स और जेड दोनों का बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसकी सपोर्ट से लेके ये जो मिडल पॉइंट है सेंटर तक वो तो सेम ही है दोनों का, क्योंकि सेंटर पॉइंट इसका भी सेम आइडेंटिकल बॉल्स है, तो एक्स इक्वल्स टू जेड, ये हम लोग का एल इफेक्टिव का वो आ गया ऑर्डर, है ना। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, अब क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल इफेक्टिव, तो जितना भी लेंथ का होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई ग्रेटर देन डब्ल्यू ग्रेटर देन एक्स इक्वल्स टू जेड, ये दोनों तो बराबर है, यानी कि एक्स और जेड इन दोनों में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वाई और डब्ल्यू में सबसे कम होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना, और मतलब उससे इससे कम वाई डब्ल्यू में और उससे सबसे कम वाई में सिंपली, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, है ना। और क्या पूछा है, इफ पेंडुलम Z इज इनिशिएटेड इनटू ऑसिलेशन व्हिच पेंडुलम अमंग द अदर्स विल एग्जिबिट द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अगर Z को वो कर दिया किसमें, ऑसिलेशन में भेज दिया, मतलब उसको उसको ऐसे ऑसिलेट कराया, मैंने ऑसिलेट कराने स्टार्ट कर दिया पेंडुलम को Z वाले को, इनमें से सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन किसका होगा, एक्स वाई डब्ल्यू में से, है ना। तो बेसिकली एक्स का जो वो होगा ना क्या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वो हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर है। तो जेड को जैसे ही मैं हिलाना मतलब उसको टू एंड फ्रो मोशन कराऊंगा, हिलाना उसको स्टार्ट करूंगा, तो होगा ये कि जैसे ही मैंने जेड को मूव किया तो जेड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाएगी, एक्स की फ्रीक्वेंसी से, एक्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी। जैसे इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी वैसे ही इन दोनों में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी, यानी कि मैं मूव तो केवल जेड को किया लेकिन रेजोनेंस कंडीशन की वजह से एक्स भी मूव होने लगा, और वो भी तेज तेज काफी तेज तेज लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ एक्स भी मूव हो गया, यानी कि एक्स और जेड दोनों लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ मूव होंगे। रीजन भी बता दिया और कौन मूव होगा ये भी बता दिया कि जेड के साथ एक्स मूव होगा सिंपली, है ना। तो होपफुली समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 68, है ना। 68 क्वेश्चन क्या कहता है कि in the physics laboratory various blocks of materials labeled A and B each with masses ranging from 10 grams to 50 grams are utilized to determine their respective heat capacities. Subsequently, a graph is plotted to depict the relation between the heat capacity and mass of the materials as shown. एक ग्राफ बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ए पॉइंट ए बी पॉइंट ए ये बी, ये क्या है हीट कैपेसिटी है, और ये क्या है, ये है मास, यानी कि मास के बढ़ने से हीट कैपेसिटी बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है, मास बढ़ेगा तो हीट कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि हीट कैपेसिटी होता ही क्या है, हीट कैपेसिटी होता है इक्वल्स टू एम इनटू सी सिंपली, है ना। अब क्या बोला है कि प्लॉट अ ग्राफ इलस्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ए एंड बी। अब मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी वर्सेस मास इनका ग्राफ प्लॉट करना है, और क्या बोल रहा है विच मटेरियल इज रिलेटिवली बेटर कंडक्टर, वो तो बाद में देखते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो हीट कैपेसिटी में हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि अगर मैं इसे स्लोप पूछूं, इसमें जो इस ग्राफ का स्लोप है वो क्या देगा, स्लोप इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी अपॉन मास, यानी कि mc अपॉन m,
यानी कि सी, यानी कि इसका स्लोप क्या देता है, स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू, यानी कि इन दोनों में से स्लोप ए का ज्यादा है, स्लोप ए का स्लोप ज्यादा है ना, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, इस वजह से जो ए का स्लोप है वो बी के स्लोप से ज्यादा है, इस वजह से जो ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ज्यादा है, ये तो हमें पता चल गया। अब ग्राफ बनाना है सी और एम के बीच में, अब बनाते हैं ग्राफ, है ना, ये है सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है एम मास, है ना। अब बनाना है ग्राफ, तो अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से देखो, जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मास पे तो डिपेंड करता नहीं है, यानी कि मास बढ़ाने से क्या बढ़ेगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नहीं भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता मास के बढ़ने से, इसका मतलब ये ऐसे बन जाएगा, मतलब ये है ए का ग्राफ, ये है बी का ग्राफ। क्यों ऐसा बना, देखो ध्यान से देखो, तो इसमें हो क्या रहा है, इस पार्ट में m बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन m की है ना, तो m इसमें बढ़ता जाएगा, और ये वाली लाइन है c की, यानी कि स्पेसिफिक इसमें c बढ़ता जा रहा है। अब a को b से ऊपर रखा है, क्यों, क्योंकि a का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी b से ज्यादा है, इस वजह से a की वैल्यू b से तो ज्यादा होगी, यहाँ हम लोग पता कर चुके हैं, तो a ऊपर रखा है b से। अब इसमें क्या हो रहा है, m बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो m के बढ़ने से a पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, b पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि m बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, a की वही कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर मान लो 10 है, कोई भी वैल्यू 10 है, तो 10 ही रही है पूरे पूरे ग्राफ में, a जहां तक a होगा वहां तक मास जितना भी बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, लेकिन a की वैल्यू 10 ही रही, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज नहीं हुई। वैसे ही b की भी जो भी वैल्यू यहाँ पर रहेगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, मास के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल डिपेंडेंट होती है सिंपली, है ना। इस वजह से ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एंड दिस इज द करेक्ट ग्राफ, ठीक है। फिर पूछा है व्हिच मटेरियल इज अ रिलेटिवली बेटर कंडक्टर। देखो रिलेटिवली बेटर कंडक्टर वो होता है जिसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, यानी कि बी हम लोग का बेटर कंडक्टर होगा, क्यों, क्योंकि उसने अपने, सबसे पहली बात है वो उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी कि वो खुद का टेम्परेचर पहले बहुत जल्दी एक्वायर कर लेगा, एंड वो बहुत जल्दी वो करेगा क्या, आगे ये ट्रांसफर भी करता जाएगा अपने कैलोरी, मतलब कैलोरी मीटर में जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखे होंगे ना, जिनको भी मुझे हीट करना है, जिसको भी हीट तक पहुंचानी है, जिस तक उसको जल्दी जल्दी हीट देता जाएगा, इस वजह से बेटर कंडक्टर विल बी द वन विद लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बी हम लोग का क्या होगा, बेटर कंडक्टर, जैसे लाइक कॉपर, कॉपर क्या होता है, उसकी लो, उसको हाई, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है ना, तो बी हम लोग का रिलेटिवली बेटर कंडक्टर होगा। तो होपफुली समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 69, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि the above circuit diagram illustrates a copper bar placed on two copper wires, अच्छा, stretched over a wooden base placed between two poles of magnet. This entire setup is placed on a compression balance which shows a weight of 0.4 kgf। अच्छा, यानी कि जो कॉपर का जो वेट दिखा रहा है वो 0.4 kgf दिखा रहा है। फिर व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंप्रेशन बैलेंस व्हेन वी क्लोज द स्विच। स्विच के क्लोज करने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो स्विच का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है इस साइड से, है ना, तो स्विच का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, इसको मैं इसमें बता देता हूं, इसका डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, विजिबल है ना। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से जुड़ा हुआ है ऐसे इस तरीके से, है ना, इसमें जाएगा करंट, इसमें फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ये, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से ऐसे N2S, और करंट कैसे जा रहा है, इनसाइड द प्लेन, यानी करंट जा रहा है ऐसे हमारा, कैसे, अब ये हमारे किसकी डायरेक्शन, ये हमारी फोर फिंगर पॉइंट कर रही है उसको, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दूं, अब दिख रहा है बेटर, हाँ अब दिख रहा है ना। तो हमारी जो फोर फिंगर है वो पॉइंट करेगी N2S, यानी कि N से S ऐसे, और जो हमारी ये वाली फिंगर है ना, सेकंड फिंगर, गलत बात नहीं, है ना, तो ये किसको पॉइंट करेगी, ये पॉइंट करेगी करंट की डायरेक्शन। करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट इधर से जाके ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि करंट सिंपली ऐसे, ये है फोर फिंगर और ये करंट इनसाइड को हम फ्लो करते हैं, इनसाइड को, तो हम लोग को ये मिल जाएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर की, जो हमारा कंडक्टर है वो नीचे की तरफ और दबेगा, नीचे की तरफ और दबेगा। इसका क्या मतलब है कि वो नीचे और फोर्स लगाएगा, यानी कि वो अब ऊपर नहीं उठ रहा, वो नीचे फोर्स लगाएगा। नीचे फोर्स लगाने का क्या मतलब है, जो हमारा वेट बैलेंस है उसकी रीडिंग बढ़ेगी, उसकी रीडिंग बढ़ेगी, मतलब जो हमारा वेट बैलेंस है, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंप्रेशन बैलेंस, कंप्रेशन बैलेंस की रीडिंग बढ़ जाएगी व्हेन
we close the switch. So the reading of the compression balance will be increased when we close the switch, है ना. फिर how will this observation change when we increase the circuit in the current. तो करंट बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा, सिंपल सी बात है. करंट बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, यानी कि वेट विल इंक्रीज मोर दिस टाइम, है ना. तो इस बार और बढ़ेगा. बी पार्ट में क्या होगा कि वेट पहले तो बढ़ी, ए पार्ट में भी बढ़ेगा और बी पार्ट में उससे भी ज्यादा बढ़ने लगे क्योंकि हमने करंट इंक्रीज कर दिया है. फिर क्या बोला, नेम द रूल यूज टू कम टू द कंक्लूजन इन ए. तो कौन सा रूल हम लोगों ने यूज किया, रूल यूज किया सिंपली अपना वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिंपली, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. हाँ, हम लोग का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. अब इसमें देखो क्या बताया है कि बंदिश एंड पराग ऑन अ ट्रैक टू संदकपू halted at a tea house in Tumbling. The picture above shows the entrance door of the tea house. They saw the tumbrel filled with water hanging from the top rigid support passing through the door. On inquiring about the tumbrel, the owner of the tea house, he said that it acts as a pullback door closure after opening the releasing of the door. Explain how the tumbrel helps to close the door on its own. Name the principle involved. अच्छा, इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू मैं ट्राई करता हूँ बताने की, है ना. हाँ देखो, अब वाटर टम्बरल तो अब जुगाड़ना पॉसिबल उतना नहीं है, बट मैंने अपना पावर बैंक को शहीद होने पे लगा दिया है. देखना ध्यान से. बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो वो है ना होल होता है जिसमें हम लोग ऐसे वो पुल्ली लगाते हैं ऊपर की तरफ ना, उस पर मैंने धागा बांध के फंसाया है इसको, और दूसरा धागे से मैंने पावर बैंक इस पे लगा रखा है. अब क्या होगा, तो जैसे ही मैं इसको लीव करूंगा, मतलब वैसे तो मैं इसको लीव कर नहीं सकता है ना, जैसे लीव करूंगा धीरे धीरे तो होगा ये कि इसका टॉर्क आएगा, मतलब इसका वेट है, इसका कुछ वेट है, इसका वेट है नीचे की तरफ, इसका वेट है नीचे की तरफ, और जहां से वो धागा फंसा हुआ है उससे इसकी तरफ कुछ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ रही होगी. इसका मतलब वो वेट कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा सच दैट वो इसको ऐसे नीचे घसीटेगा, और जो हमारा ये है ना, ये हमारा नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, और ये वाला जो डोर है ये आराम से ऐसे बंद हो जाएगा क्योंकि ये वेट ऐड कर रहा था. अब जैसे बंद क्यों हो गया, बंद हो गया, उसके बाद क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि अब जो इसका वेट है वो नीचे है, लेकिन अब इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आनी थी ना इस वेट इसके टॉर्क के लिए, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रही है. वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रही तो टॉर्क बन जाएगा 0. इसका मतलब यहाँ तक आते आते ये दरवाजे को पूरा बंद कर देगा. यहाँ तो देखो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऊपर, अब देखो जैसे जैसे ही बंद कर देगा वैसे ही इस पर टॉर्क खत्म हो जाएगा, टॉर्क खत्म हो जाएगा एंड ये बाहर आ जाएगा सिंपली, है ना. तो कुछ इस तरीके से. अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो होपफुली समझ में आया हो कि किस तरीके से उस टम्ब्रल ने डोर को बंद कर दिया अपने आप. और इसी में वही लिखा है, एक्सप्लेन हाउ द टम्ब्रल हेल्प्स टू क्लोज द डोर ऑन इट्स ओन. तो सिंपली क्या है कि इनिशियली द सीजी ऑफ द टम्ब्रल इज वर्टिकली बिलो द फिक्स सपोर्ट. जब तक अगर बंद है, नॉर्मली बंद था ना, अगर मतलब दरवाजा मतलब ओपन है, सिंपली दरवाजा पूरा का पूरा ओपन है और तब तक हमारा ऐसे हमने वो टम्बरल को सीधे लटका रखा है. फिर क्या होगा, हमने अगर क्या जो हमारा दरवाजा है उसके पीछे ऐसे हम फंसाएंगे हमारे टम्बरल को, तब ऐसे कुछ इस तरीके से, है ना, तब जाके ये वेट ऐसे एक्ट करेगा और दरवाजे को क्लोज कर देगा, है ना. तो फिर वही लिखा है कि सो द टॉर्क ऑन द डोर इज 0 एज द टॉर्क आर्म इज 0. यानी कि जब तक ऐसे लटका हुआ है, तब ना, तब तक हमारा टॉर्क 0 रहेगा. लेकिन जैसे हमने दरवाजे को ओपन किया कुछ इस तरीके से, वैसे ही इस पर कुछ टॉर्क आ जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका सीजी, इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा और इस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, तो वो इसको ऐसे करके वापस बंद कर लेगा, है ना. तो वही लिखा है कि बट व्हेन यू पुश द डोर टू ओपन इट द टेम्परल मूव्स अवे एंड नाउ देयर इज सम टॉर्क आर्म व्हिच एक्ट्स ऑन द डोर टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो वापस लाने के लिए कुछ एक ओरिजिनल पोजीशन पे एक टॉर्क लगता है एंड वापस अपना डोर अपनी जगह पे आ जाता है. और इसमें पूछा है कि वो नेम द प्रिंसिपल इन्वॉल्व. तो प्रिंसिपल लगा है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सिंपली, है ना. ठीक है, होपफुली समझ में आया. आगे बढ़ते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 71. क्वेश्चन क्या कहता है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +5d. कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर दी है 5 + 5d. तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/5 और भी मीटर्स में 1/5 मतलब 0.2 मीटर्स, 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर सिंपली, है ना. और कॉन्वेक्स लेंस है तो +20 सेंटीमीटर, है ना. फिर क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस
अच्छा, u क्या है, u इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर है, u इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर है और f इक्वल्स टू +20 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है, स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। अब नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म पूछा है सिंपली, इसमें इमेज की डिस्टेंस निकालने को बोला ही नहीं, तो वैसे तो ना निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट निकालनी है तो भी कोई निकाल सकते हो, ना ही निकालोगे तो क्या पता चलेगा। देखो f अगर 20 है तो 2f कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 2f हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और ये कितना है, u है 50 सेंटीमीटर। केवल साइन साइन को हटाओ, मैग्नीट्यूड की बात करो, है ना। और ठीक है, तो u हो जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इससे तो बड़ा है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई करता है, बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो सिंपली हमारी इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड सिंपली। और नहीं विश्वास हो रहा तो पता कर लो, ये v निकाल लो, v निकाल लो, कैसे, 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। फिर उसके बाद 1/v -1/-50 इक्वल्स टू 1/20, तो ये आ जाएगा कितना, 1/v इक्वल्स टू 1/20 -1/50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 52 is 100, तो ये जाएगा 5 -2/100 इक्वल्स टू 3/100। तो v की वैल्यू आ जाएगी 100/3 इक्वल्स टू कितना, 100/3 इज 33.33 समथिंग, है ना, प्लस में। तो ये आ जाएगा v का आ रहा है 33.33, ये आ जाएगा 2f के अंदर, और f से ज्यादा 2f से कम, तो वही सेम चीज, क्योंकि जब बियॉन्ड 2f होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन f एंड 2f, तो वही चीज यहाँ पर आ गई, और इमेज बनी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड सिंपली। ठीक है, फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द डेफिनेट डिस्टेंस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस द ऑब्जेक्ट शुड मूव सो दैट द इमेज इज नॉट सीन। अब देखो हमारा अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, कहाँ पर, 50 सेंटीमीटर पर, है ना। अब ये हमारा फोकस है कितना, 20 सेंटीमीटर, इधर भी फोकस होगा 20 सेंटीमीटर, है ना। अब पूछा है कि हमको इमेज नहीं दिखनी चाहिए, तो हम कुछ इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को मूव करो कि हमें इमेज दिखे ही ना। तो एक काम करो, इमेज कब नहीं दिखेगी, जब इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर जितनी दूर बनेगी तो इमेज दिखेगी ही कैसे, है ना। जब तो इन्फिनिटी पर जब इमेज बनेगी तो दिखेगी नहीं, जब तो हमको ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी जगह पर रखना है ताकि जो इमेज हमारी बने वो इन्फिनिटी पर बने। तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से हटा के इधर फोकस पे रख देते हैं, तो हमारी बनेगी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, है ना, और हमें कभी इमेज दिखेगी ही नहीं, है ना। तो हम इसके लिए इतनी ज्यादा मैग्नीफाइड होगी कि हमें इमेज दिखना ही बंद हो जाएगी सिंपली। इस वजह से अब हमको ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर से उठा के 20 सेंटीमीटर पर रखते हैं ना, या फिर हम कहेंगे कि कितना मूव करीब ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट में किया है 30 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट 30 मीटर टुवर्ड द लेंस आगे बढ़ गया, तब जाके कुछ ऐसी जगह पे पहुंचा जहां से इमेज ऐसी बनी जो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मैग्नीफाइड होगी कि हम उसको देख ही नहीं पाएंगे सिंपली, है ना। होपफुली समझ में आया हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब है नेक्स्ट 72। क्या कहता है क्वेश्चन 72 कि द डायग्राम बिलो शोज अ बल्ब कनेक्टेड बाय डुअल कंट्रोल स्विचेस, ऑब्जर्व द डायग्राम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अच्छा, पहले वाले डायग्राम में जैसे वो डुअल कंट्रोल स्विच सिंपली होता है वैसे लगा है, और दूसरे वाले में क्रॉस करके लगा है ना सिंपली। तो बोला है विच ऑफ द अबव सर्किट्स विल बी एबल टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द बल्ब यूजिंग बोथ स्विचेस। भाई दोनों ही काम करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ए वाले में क्या है, ए वाले में कुछ इस तरीके से बना है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। मान लो की बात है 1 2 3, 1 2 3, है ना। ये कुछ अभी अभी सिनेरियो है कुछ ऐसा सा, है ना। हम लोग का वायर है ऐसे, और इसमें है ऐसे, है ना, कुछ ऐसा सिनेरियो। अगर हमको इसको ऑन करना होगा यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, ऑन करना को इसके बटन दबाएंगे, ये इधर हो जाएगा। ये सर्किट अभी सर्किट टूटा हुआ है, अभी सर्किट ब्रोकन है। जैसे ही हम बटन दबाएंगे ये जो कनेक्शन है इधर से छोड़ के इधर बन जाएगा, जैसे ही इधर बनेगा वैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड करंट फ्लो करेगा। फिर हमें अगर जैसे सर्किट बंद करना होगा तो इधर से बंद भी हो जाएगा सिंपली, कुछ इस तरीके से। फिर अगर इधर से हमको सर्किट स्टार्ट करना है तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से चालू कर दे लो, चालू हो गया। इधर से बंद करना है तो ये लोग बंद भी हो गए, है ना। ठीक है, अगर मान लो की बात है मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया ऐसे ऐसे,
और मुझे इधर से बंद करना है, इधर से बंद कर दिया जाके तो मैं इधर से बंद हो गया, लो भाई सर्किट टूट गया। सिंपली ये वाला तो वर्क करेगा, है ना। और दूसरा वाला वर्क कैसे करेगा, दूसरा वाला भी वर्क ऐसे करेगा, देखो। एक दो तीन, एक दो तीन, है ना। और ये ऐसे, है ना। तो अब इसमें जुड़ा है ये, और इसमें जुड़ा है ये। अब मान, अब तो सर्किट कंप्लीट है, क्यों? क्योंकि करंट ऐसे आएगा, ऐसे फ्लो करके चला जाएगा। बट अगर हमें सर्किट तोड़ना है, मतलब स्विच ऑफ करना है, तो स्विच ऑफ इधर से कर दो। स्विच ऑन करना है तो स्विच ऑन ऐसे कर दो, स्विच ऑन हो जाएगा सिंपली, है ना। तो इधर से भी दोनों तरफ से बेसिकली हमारा स्विच काम करेंगे। डुअल कंट्रोल स्विच दोनों ही ए और बी दोनों वाले काम करेंगे हमारे, है ना, सिंपली। फिर क्या पूछा है, एट प्रेजेंट इन विच सर्किट इज द बल्ब ग्लोइंग, किस वाले सर्किट में बल्ब ग्लो कर रही है अभी। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, मैंने बताया ना ए वाला टूटा हुआ था पहले, तो ए वाले में तो ग्लो नहीं कर रही है, बी वाला जुड़ा हुआ है ना। लाइव और न्यूट्रल एकदम अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो बी वाले में बल्ब ग्लो कर रही है सिंपली। फिर इफ वी इंटरचेंज द एल एंड एन वायर्स इन सर्किट बी विल द सर्किट वर्क। तो हाँ भाई, सीधी सी बात है कि अगर हम एन और एल को पलट देंगे तब भी सर्किट वर्क करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। क्या फर्क पड़ता है उसमें, मतलब एन और मतलब पोटेंशियल ऊपर हो या पोटेंशियल नीचे हो, क्या फर्क पड़ेगा। करंट तो फ्लो होके जाएगा ही ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्ब तो जलेगी ना, फिर यहाँ जलेगी, बिंदास जलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इस जगह पर एल और एन को रिवर्स भी करते, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, इन एक्चुअल केस अगर मीटर वायरिंग हो चुकी है, उससे अगर हम लाइव वायर को जोड़ चुके हैं, है ना, वो सब हो चुका है, तब उसके बाद नहीं चेंज कर सकते कि बाद में हमने मीटर को और स्विच को हमने अलग से उसमें कनेक्ट कर दिया, किसमें, स्विच को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दी। तो वो वाली चेंजिंग की बात नहीं, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर बात की गई है कि इस क्वेश्चन में हम एन और एल तो यहाँ से चालू हो रहे हैं, ये वायर्स हैं, यहाँ से इनको अगर पलट देंगे तो क्या हमारी बल्ब ग्लो करेगी, सर्किट वर्क करेगा। तो सिंपली हाँ करेगा, सर्किट वर्क करेगा, बल्ब ग्लो करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 72 हमारा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अच्छा, इफ वी इंक्रीज इन करंट इन द, ओके ओके, चलो हम करते हैं, बना लेते हैं सर्किट, ठीक है। ये है वोल्ट मीटर, है ना, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, बनाया नहीं हुआ है क्वेश्चन में बट हमको मान लेना क्योंकि है। ये स्विच है, ठीक। और ये रियोस्टेट है आर एच, ये सेल है, प्लस माइनस, है ना। और ये स्विच है, ऐसे शो कर दिया। अब बोला है कि अगर हम करंट बढ़ाएंगे, अगर करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि यूजिंग अ रियोस्टेट विल द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर डिक्रीज और इंक्रीज। अब इसमें वोल्ट मीटर रीड क्या करता है, वोल्ट मीटर रीड करता है टर्मिनल वोल्टेज। वोल्ट मीटर रीड करता है टर्मिनल वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, हमें ये पता है। इसका मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग सिंपली कम हो जाएगी। करंट के बढ़ाने से टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, तो वोल्ट मीटर रीड क्या करता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज कम तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कम, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी सिंपली। फिर क्या है, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। इन्हें सिंपल सी वही जो बताया कि टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंडेंट है ना, वगैरह। फिर द प्रेजेंट रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज 2 वोल्ट। अच्छा, अगर ये अभी क्या रीड कर रहा है, 2 वोल्ट, अभी रीड कर रहा है 2 वोल्ट, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज क्या गिवन है, टर्मिनल वोल्टेज गिवन है 2 वोल्ट। फिर क्या बोला, एंड द करंट इन द सर्किट इज 0.8 एम्पियर। करंट इन द सर्किट इज 0.8 एम्पियर, है ना। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन द करंट इन द सर्किट बिकम्स 1 एम्पियर। अच्छा, और ई भी गिवन है, ई इक्वल्स टू कितना है, 3 वोल्ट्स। और पूछा है कि जब करंट बन जाएगा कितना, करंट बन जाएगा 1 एम्पियर, तब क्या होगा हमारा, तब पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज 2 वोल्ट है और ये है E इक्वल्स टू 3 वोल्ट। अब हमको क्या करना है, E इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। आई आर वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग द सर्किट, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो E कितना है, 3 वोल्ट। 3 इक्वल्स टू 2 वोल्ट प्लस आई आर, 3 माइनस 2 इज 1 वोल्ट, 1 इक्वल्स टू आई
आर, अभी करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 0.8 एम्पियर, तो आर इक्वल्स टू 1/0.8, तो 1/0.8 इज सिंपली 10/8, 10/8, या फिर हम कह सकते हैं क्या 10/8, 5/4, 5/4 इज 1.25 ओम्स, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1.25 ओम्स। फिर क्या पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन करंट बिकम्स 1 एम्पियर, तो पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन करंट बिकम्स 1 एम्पियर इज आई न्यू इनटू आर, तो ये बन जाएगा आई न्यू कितना है 1 एम्पियर इनटू आर कितना है 1.25 ओम, तो ये हो जाएगा कितना 1.25 वोल्ट्स। सिंपली हम लोग का दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 74। क्वेश्चन क्या कहता है कि Pavel जो भी हो भाई यार नाम है ना, took an earthen pot which was filled with water up to its brim. The earthen pot was conical in shape and kept with its apex in downward direction. कुछ ऐसे रखा है ना, ऐसे। अब क्या बोला है, if the vertical height of the earthen pot is 12 सेंटीमीटर, अगर हाइट इसकी है 12 सेंटीमीटर है ना, तो वेयर डज इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, देखो अब क्योंकि अर्थन पॉट है, सॉलिड कोन है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी h/4 फ्रॉम बेस से h/4 पे होती है, और एपेक्स से कहाँ पे होती है 3h/4 पे, 3h/4 निकालो, 3h/4 विल बी कितना 3 × 12/4 आ जाएगा कितना 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं होगी वो भी 9 सेंटीमीटर फ्रॉम एपेक्स, या फिर कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वो क्या लेवल ग्राउंड है ना, उससे कह सकते हैं ब्रिम, हाँ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ब्रिम या फिर 9 सेंटीमीटर फ्रॉम एपेक्स, दोनों सही है। फिर पावेल पोर्ड आउट ऑल द वाटर फ्रॉम द पॉट, इससे पानी निकाल दिया। फिर क्या कहता है, हाउ विल इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड्स द ओपन एंड और टुवर्ड्स इट्स एपेक्स। अच्छा, अगर इससे पानी निकाल देंगे तो ये बन जाएगा होलो कोन। होलो कोन किसकी, होलो कोन की होती है कहाँ, h/3 पर, h/3 पर बेस से, यानी कि h/3 पर बेस से, और इधर से होती है h/2 पर, सॉरी 2h/3 पर, 2h/3 मतलब 2 × 12 तो ये बन जाएगा कितना 4 × 2 8 सेंटीमीटर यहाँ से, और 4 सेंटीमीटर इधर से। इसका मतलब पहले ये था 9 सेंटीमीटर, अब केवल 8 सेंटीमीटर रह गया, यानी कहीं ना कहीं ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे खसक गई, टुवर्ड्स द एपेक्स आ गई 1 सेंटीमीटर। इट जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट मूव्स टुवर्ड्स द एपेक्स बाय 1 सेंटीमीटर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है कि पवेल वांटेड टू ग्रो अ प्लांट इन द गिवन पॉट, सो ही फिल्ड इट कंप्लीटली अगेन विद सम सॉइल, व्हाट विल द न्यू पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, फिर से उसने सॉइल भर दी, पानी निकालने के बाद सॉइल भर दी, वापस से सॉलिड कोन बन गया, तो वापस से वहीं पहुंच जाएगा 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द एपेक्स या फिर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ओपन एंड, है ना। तो हम लोग का फिर से वही सेम आंसर आ जाएगा जो पहले पार्ट में था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 75। क्वेश्चन क्या कहता है कि द मास ऑफ द ब्लॉक P इज 5 kg. It is moved along an inclined plane AC of length 8 meter, which makes an angle 30 degree with the horizontal. A force of 50 Newton is applied on the block to move it through the inclined plane AC as shown in the diagram. Diagram भी बना लेते हैं साथ ही साथ, है ना। ये है 30 डिग्री, ये है 8 मीटर, है ना, और ये है P, इस पे फोर्स लग रहा है कितना 50 न्यूटन। ठीक है, फिर ये ए बी सी क्या है, सबसे पहले व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। फोर्स लगा ऐसे, डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना आ जाएगा 50 × 8, 50 × 8 विद पॉजिटिव साइन है, 50 × 8 इक्वल्स टू प्लस कितना 400 जूल सिंपली। अब क्या बोला है, फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी इफ इट इज डायरेक्टली लिफ्टेड टू सी फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो सी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, एच मतलब वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट कैसे पता चलेगी, इससे साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सामने वाली हाइट, या तो हाइट लिख देते हैं, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 8,
तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू एच अपॉन 8। तो एच कितना आ जाएगा, एच इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 4 मीटर। तो ये आ जाएगा 4 मीटर, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पीई की वैल्यू आ जाएगी mgh। एम कितना है, मास गिवन है, मास इज 5 kg, जी की वैल्यू 10 बोला है, और एच है हमारा 4 मीटर, है ना। तो ये आ जाएगा 5 4 20 200 जूल सिंपली, है ना। फिर क्या है कि वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज गेन ड्यू टू द वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ भाई सही बात है, जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कैसे आती है, वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। देन इन दिस केस व्हाई इज द वर्क डन ऑन द ब्लॉक एंड द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक डिफरेंट। तो यहाँ पे जो वर्क डन आया है और जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है, ये दोनों डिफरेंट क्यों है, वो इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि 400 जूल में से मैंने तो एक्चुअल वर्क किया, बट बॉक्स पे हुआ कितना, मतलब वो होता है ये बॉक्स पे इतना हुआ वर्क, बॉक्स पे 200 जूल का वर्क हुआ, मैंने किया 400 जूल का, बट बॉक्स पे हुआ 200 जूल का। तो बाकी 200 जूल जो बचा, जो मैंने किया, वो कहाँ गया, वो गया ये बॉक्स मतलब O2 ओवरकम फ्रिक्शन, यानी बॉक्स और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको ओवरकम करने में, यानी कि फ्रिक्शन बेसिकली 200 जूल खा गया मेरे, मतलब मैंने 400 जूल का वर्क किया, बट वो उसमें से 200 जूल फ्रिक्शन खा गया, जितना बचा उतना 200 जूल का वर्क बॉक्स पे हुआ सिंपली, है ना। तो ये चीज है यहाँ पर, है ना। तो होपफुली समझ में आया हो, है ना। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 76। क्या कहता है, अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड freely from point A. It is given that AB equals to BC equals to CD equals to H. If the acceleration due to gravity at the given place is G, then what will be its potential energy at point A, kinetic energy at point C? अच्छा देखो, ये गिवन है क्या, A B C D, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों H H H हैं, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पूछा है, पीई एट ए, यानी कि ए पर कितनी पीई है, ए पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ए पर पोटेंशियल एनर्जी है एम जी, कितनी है, हाइट है एच प्लस एच प्लस एच 3h, यानी कि 3mgh। अब क्या पूछा है नेक्स्ट कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, के ई एट पॉइंट सी इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो अब इसके लिए वो लगा लो क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो पीई एट ए प्लस के ई एट ए इक्वल्स टू के ई एट सी प्लस पीई एट सी। तो पीई एट ए कितना है 3mgh, है ना, प्लस के ई एट ए कितना है 0, क्योंकि वहां से बॉल को ड्रॉप किया होगा, किसको, जो भी हम लोग ड्रॉप किया है ना, तो 0 है वहां पे। के ई एट सी जो पूछा है, के ई एट सी प्लस पी ई एट सी, सी पे कितनी वो है पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो के ई एट सी की वैल्यू कितनी आ गई, के ई एट सी इक्वल्स टू 3mgh माइनस mgh इज 2mgh, हमारा 2mgh फाइनल आंसर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 77 ना, क्या पूछा है कि in a science exhibition boys of a secondary school made two types of periscopes. In one of the periscopes ordinary glass was used as a reflecting material, while in the other a prism was used. When Anushka put her eyes on the eyepiece of the periscope, she saw that the image formed in one of the periscopes was quite bright, while in the other it was quite dimmer, है ना। In which of the two periscopes, mirror or prism, Anushka saw the image brighter? Why is one of the images brighter than the other? सिंपल सी बात है, उसको ब्राइट इमेज दिखेगी किसमें, उसमें जो जिसमें प्रिज्म लगा हुआ है ना, मिरर वाले में नहीं, प्रिज्म वाले में उसको ब्राइटर इमेज दिखेगी, है ना। क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि जो टीआईआर की वजह से जो हमको मतलब एनर्जी होती है ना, वो खर्च नहीं होती है उतनी, है ना। तो लेकिन मिरर जो होता है ना, वो काफी लाइट एनर्जी का काफी पार्ट एब्जॉर्ब खुद करके बैठ जाता है, खुद अगर एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी तो रिफ्लेक्ट उतनी नहीं हो पाती है एनर्जी, जो रिफ्लेक्ट होके मतलब जो दिखाई दे, इस वजह से हमें पूरे तरीके से नहीं दिखाई देता है। जबकि प्रिज्म में टीआईआर की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखाई देता है 100%, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं करता है हमारा प्रिज्म, बट जबकि मिरर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ी सी एनर्जी, इस वजह से मिरर में एनर्जी खर्च हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, बट प्रिज्म में नहीं होती सिंपली, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78, है ना। 78 क्वेश्चन क्या कहता है
ABC is a glass block whose two sides AB and BC are at right angles to each other. A ray of light is incident on the surface AB as shown in the diagram and suffers total internal reflection before falling on the surface BC. Find the light ray emerges out along the surface BC. अच्छा फाइनली तो क्या पूछा है कुछ कुछ पूछा पहले डायग्राम बना ली फिर रे आई है कुछ ऐसे और ये गिवन है 90 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है पहले शायद ना, और ये क्या और 132 डिग्री ये गिवन है कि ये पूरा 132 है। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस ए बी। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, उसके लिए कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। अगर ये पूरा 132 है, अगर ये 132 है तो ये बाकी बचा कितना हो जाएगा, ये बाकी बचा हमारा होगा 180 माइनस 132। 180 माइनस 132 कितना हुआ 48, ये है 48। अगर ये 48 तो 48 90 ये कितना हुआ, ये हो जाएगा हमारा सिर्फ 42 हो जाएगा 42। अगर ये 42 है तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर ये पूरा 90 है और इतना 42 है तो ये हो जाएगा 48, और ये 48 है तो आई भी हमारा 48 हो जाएगा। तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 48 डिग्री सिंपली, है ना। 48 डिग्री हम लोग का वो है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास ब्लॉक बीसी। तो इसमें क्रिटिकल एंगल कितना, क्रिटिकल एंगल पता करा, देखो यहाँ पे टीआईआर हुआ और यहाँ पे गया और यहाँ पे ग्रेज करते हुए ऐसे निकल गया। यहाँ पे ग्रेज करते हुए कब निकलेगा, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा, 132 में से 90 माइनस करो तो 90 ये है, बाकी ये पूरा 132 इतना 90, तो 132 में से 90 माइनस करोगे तो क्रिटिकल एंगल पता चल जाएगा 132 माइनस 90 इज 42 डिग्री सिंपली, है ना। तो हमें ये पता चलेगा। फिर व्हाट वुड हैपन टू द क्रिटिकल एंगल इफ द टेम्परेचर ऑफ द ग्लास ब्लॉक इज इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है, हमारा क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो हमारे क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, टेम्परेचर के। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। वही चीज कि व्हाट वुड हैपन टू द क्रिटिकल एंगल इफ द टेम्परेचर ऑफ द ग्लास ब्लॉक इज इंक्रीज। तो अगर हम टेम्परेचर ग्लास ब्लॉक का बढ़ाएंगे तो हमारा क्रिटिकल एंगल इट विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा सिंपली, है ना। तो इस तरीके से कुछ ये करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 79 पे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 79। क्या कहता है क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास, फिर से वही इंक्लाइन प्लेन वाला है समथिंग, है ना। बना लेते हैं पहले इंक्लाइन प्लेन, है ना। 3 मीटर 1.5 मीटर, है ना, और ये ए बी सी, ये 200 न्यूटन का फोर्स लगा है ना। फिर बस इतना ही है। फिर और क्या, अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज पुल्ड अप अ स्लोप विद अ कांस्टेंट स्पीड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन पैरेलल टू द स्लोप। A and B are the initial and final positions of the block. Calculate the force of friction offered by the surface area. तो सिंपल सी बात है, वही सेम चीज, फ्रिक्शन पूछा है तो पहले वर्क डन बाय फोर्स F निकालो। वर्क डन बाय फोर्स F कितना आ जाएगा, इट विल बी 200 न्यूटन इंटू 3, 200 इंटू 3 इक्वल्स टू 600 जूल, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल्स टू 30 इंटू 10, है ना। 30 इंटू 10 इंटू h कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा कितना 150 इंटू 3 इज 450, है ना। यस 450 जूल्स। अब जो हमारा क्या होगा वर्क डन, जो वर्क फ्रिक्शन में वेस्ट हो गया वो किसका होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। वर्क डन बाय फोर्स F माइनस PE, यानी कि 600 माइनस 450 इक्वल्स टू 150 जूल।
यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में इतना वेस्ट हो गया क्या 150 जूल, लेकिन उसमें से डिस्टेंस कितनी थी 3 मीटर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि 150 किसके बराबर होगा 150 विल बी 150 इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू 3, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 50 न्यूटन सिंपली। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा 50 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो पूरी समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 80 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ रोलर विद अ डायमीटर ऑफ 0.2 मीटर इज रेस, पहले डायग्राम वगैरह कुछ बना लेते हैं, है ना, ऐसे, है ना, समथिंग लाइक दिस, है ना, कुछ और अच्छे से बनाते हैं ना। तो सेंटर कहीं ओ यहाँ पर है, ए है यहाँ पर, है ना, बी है ये, है ना, एक फोर्स कुछ इस तरीके है, एक फोर्स कुछ इस तरीके है ना। ये क्या है, ये है F1, ये है F2, ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ रोलर विद अ डायमीटर ऑफ 0.2 मीटर इज रेज्ड ओवर अ पेवमेंट AB by applying forces F1 and F2 as shown on the diagram. If the magnitude of both forces is 20 न्यूटन, यानी कि F1 equals to F2 equals to 20 न्यूटन, है ना, ये हम लोग को पता है। तो देन कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस। अब F1 की वजह से टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क ड्यू टू F1 विल बी F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, देखो अब अगर हम रोलर को ऐसे उठा रहे हैं तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा एक्ट करेगा जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, यानी कि हम ए के अबाउट टॉर्क निकाल लेंगे, क्योंकि अगर रोलर को हम ऐसे उठा रहे हैं तो इसके अबाउट नहीं उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे तभी तो ये पूरा उठ के ऐसे जाएगा। तो ए पॉइंट जो है उसके अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, यानी कि F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ये यानी कि डायमीटर F1 है इतना 20 न्यूटन इंटू डायमीटर इज 0.2 मीटर, तो ये आ जाएगा फाइनली हम लोग का कितना 4 न्यूटन मीटर, है ना। और टॉर्क ड्यू टू 2 सेकंड फोर्स की वजह से ये हो जाएगा 20, क्योंकि ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड 20 है। और ए का स्पेस से परपेंडिकुलर वो निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए फोर्स की लाइन को आगे ऐसे बढ़ाओ, इलांगेट करो और ये निकाल लो ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस है रेडियस के बराबर, है ना। क्वेश्चन में देखो इसमें थोड़ा सा अजीब बना है, बट हाँ क्वेश्चन में देखो तो ये डिस्टेंस है रेडियस के बराबर, रेडियस कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, है ना। तो रेडियस हो जाएगा 0.1 मीटर, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2 न्यूटन मीटर। तो क्या पूछा है, रेशियो पूछा है ना कि कंपेयर, तो टाउ1 रेशियो टाउ2 इक्वल्स टू 4 रेशियो 2 इक्वल्स टू 2 रेशियो 1, तो हम लोग का ये हो जाएगा फाइनल आंसर सिंपली, है ना। एंड इसके साथ ही हम लोग के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।